नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक देवेन लवटे तुमच्या सगळ्यांचं देवेन सर फिजिक्स गुरु या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत आहे. न्यू इंग्लिश स्कूल ज्युनियर कॉलेज सांगोला मध्ये आपण नव्याने चालू केलेली जी काही स्पेशल बॅच आहे 11वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी, या स्पेशल बॅचमध्ये मॅथमॅटिक्स विषयासाठी टीचिंग करण्यासाठी गेस्ट फॅकल्टी आपण बोलवली आहे. त्यांचं नाव आहे विकास सर. त्यांचं क्वालिफिकेशन ते IIT NIT दुर्गापूरमधून ते इंजिनिअरिंग झालेले आहे. तर आपल्याला निश्चितच यांच्या लेक्चरचा निश्चितच तुम्हाला फायदा होईल. जे विद्यार्थी JEE करणार आहेत, जॉईंट एंट्रन्स एक्झामिनेशन्स, त्याची तयारी करून घेण्यासाठी आपण अशा पद्धतीचे त्या फॅकल्टीज या ठिकाणी बोलवलेल्या आहेत. तर यांचा तुमच्या सगळ्यांसाठी याचा फायदा होईल हीच आपल्या संस्थेची शाळेची इच्छा आहे. मी त्यांना इन्व्हाइट करतोय, त्यांना आमंत्रित करतोय. प्लीज सर, कम ऑन द स्टेज. Give him a... So, Vikas sir, today, Vikas sir, I want to give introduction yourself. Introduce yourself. Good morning, students. Myself Vikas Kumar, and I have done BTech from NIT Durgapur, and helping students or aspirants of JEE from last 5 years, and I will be thankful to help you. Okay. So, today, Okay. And for a mathematics lecture, we are going to start today trigonometry basics. So, the basic of trigonometry starts with angles of ratios. As we know, we have 6 ratios. जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लासेस में भी बता रखा है कि हमारे मतलब ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 रेशियोज होते हैं, जिनको साइन, कोसाइन, टैन ये सब बताया है. ठीक है. और आप लोगों को जनरल इंफॉर्मेशन ये भी है कि कुछ एंगल्स के टेबल्स आपको क्लास 10 में बना के दे दिए जाते हैं, आप लोग याद भी कर रखे हो. तो हम लोग आज लेक्चर यहीं से शुरू करेंगे कि वो एंगल्स आते कैसे हैं, आए कैसे, उनका डेरिवेशंस और उनकी. ठीक है. एंड में आपको मैं एक ट्रिक भी बता दूंगा कि वो एंगल्स याद कैसे रखने हैं. अगर मान लेते हैं पूरा का पूरा टेबल याद नहीं होता, तो आप एक सिंपल सा ट्रिक है. जैसे कल मैंने आपको एक बताया था कि आपको एक साइन के लिए वैल्यू याद रखना होता है, आगे का सब कुछ याद हो जाता है. आज साइन वाली वैल्यू भी आपको याद नहीं रहती, तो वो भी एक ट्रिक है कि कैसे रह जाएगा, कैसे याद रहेगा, तो वो भी देखेंगे बट एट लास्ट. ठीक है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के लिए, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए, जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा ना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इन सब के लिए एंगल्स कैसे आते हैं, तो उनके बारे में एक एक करके डेरिवेशन देखेंगे. पहले देखते हैं 45 डिग्री के लिए. 45 डिग्री के लिए पहले हम लोग एक रेशियो के लिए कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद मैं आपको टेबल के थ्रू बता दूंगा कि कैसे अदर रेशियो आ जाएंगे, या फिर वो भी यहाँ से देख लेंगे. तो 45 डिग्री के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एजम्पशंस या जो भी है डेरिवेशन कहाँ शुरू हुआ, जिसने सॉल्व किया वो कैसे किया, उन्होंने, उसके बारे में देखेंगे. तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि आपने क्लास 10 में पढ़ भी रखा है ना कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बनाया जाता है. तो हम लोग अभी थोड़ा कन्फ्यूज्ड है, मतलब बंधे हुए हैं या लिमिटेड नॉलेज पे कर रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री कैसे होगा, फिर उसके बाद आगे धीरे धीरे जैसे थ्योरी बढ़ेगी वैसे बढ़ाएंगे. तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, जिसमें हमें, क्योंकि हमें थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री के लिए कैलकुलेट करना है ना, तो हम एक ट्रायंगल तो ऐसा लेंगे जिसमें एंगल जो होगा 45 डिग्री होगा. ठीक है. तो एंगल 45 डिग्री है, और एक एंगल तो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक एंगल तो 90 डिग्री होगा. तो ये एंगल 45 90 हो गया, ये 45 होगा. तो हम लोग डायरेक्टली ये अंडरस्टूड कर सकते हैं, जानते हैं ना ये बात, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से ये एंगल भी 45 आ जाना चाहिए, या आएगा ही. ठीक है. ये एंगल भी 45 डिग्री है. तो इससे हमें क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है, किसी ट्रायंगल में जब दो एंगल्स इक्वल होंगे तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा.
कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना, तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ तो इसके दो साइड्स इक्वल होंगे, जो एंगल्स इक्वल होते हैं उसके अपोजिट वाले साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि ये दो एंगल्स इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट में जो साइड्स हैं वो दोनों इक्वल हैं और उनके लिए लेंथ मैंने कुछ ए अज्यूम कर लिया। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया। आगे देखेंगे कि क्या इस पे वैल्यूज डिपेंड करेगा तो क्या वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, वो नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे तो पता लगेगा। तो इस तरीके से हमने ए अज्यूम कर लिया। फिर जब हमें दो साइड पता है तो क्या हम लोग थर्ड साइड पता कर सकते हैं, इधर राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है ना आपने, पाइथागोरस थ्योरम। हालांकि जो कुछ भी है ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग हो रहा है पाइथागोरस थ्योरम से ही धीरे धीरे आगे बढ़ते यहाँ तक पहुंचा राइट एंगल ट्रायंगल में, फिर उसका अदर ट्रायंगल में। तो एज पर पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों को जब परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस या फिर जो परपेंडिकुलर एंड बेस जो एंगल हम लोग मानते हैं, मैं इसको अभी पूरा थीटा मान के चल रहा हूँ, जो हमने एंगल माने थे इसी के अकॉर्डिंग सब कुछ डिराइव करेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से मुझे ये साइड कितना मिल जाना चाहिए, √2a। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू जो हमारा थीटा है उसके सामने वाला अपोजिट साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर बोला जाता है, और इसके नजदीक में जो होता है उसको एडजेसेंट बोलते हैं, तो बेस बोल देते हैं। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर ए स्क्वायर, बेस का स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमारा √2a के बराबर आएगा। अब जब हमें तीनों वैल्यूज पता है, राइट एंगल ट्रायंगल के हमें तीनों साइड्स पता है, मैं इसे मेरे थीटा के सामने में जो है उसे मैं परपेंडिकुलर का नाम दे रहा हूँ, तो e लिख दिया मैंने उसे। थीटा के जो साथ में है उसे बेस d दे देता हूँ, और इस वाले वैल्यू को मैं h बोल देता हूँ। ओके, तो अब क्या हम लोग सारे रेशियोज लिख सकते हैं ना, आपको फॉर्मूले याद है, उस हिसाब से मैं 45 डिग्री के लिए मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज में लिख सकता हूँ। क्योंकि मुझे अगर ट्रायंगल के राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों वैल्यूज पता है या तीनों साइड्स के लेंथ पता है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकता हूँ ना। मैंने थीटा इसे माना तो मैं थीटा के लिए लिख रहा हूँ। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर के लिए वैल्यू कितना है a, एंड हाइपोटेनस के लिए वैल्यू है √2a। तो a से a कैंसिल, ये वैल्यू है 1/√2। तो एक बात तो हमें और पता चला ना कि ये जो हमने a माना था उस पे साइन थीटा की वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही, इंडिपेंडेंट है, ये हमेशा ही 1/√2 आ रहा ना। तो एक वैल्यू तुम्हें पता लग गया, साइन थीटा की वैल्यू 1/√2। ये आपको याद भी है ना, कल टेबल में बताया भी था। तो इस तरीके से ये वैल्यू आया। अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जैसे cos थीटा, tan थीटा या आगे sec थीटा, cosec थीटा, ये तो अब हम इन्हीं साइड्स को यूज करके 1/1 रेशियो में रख करके कैलकुलेट कर सकते हैं ना। cos थीटा होगा b/h, b के लिए वैल्यू a, h के लिए वैल्यू √2a, ये वैल्यू भी 1/√2 के बराबर आ गई। tan थीटा के लिए वैल्यू होता है p/b। ऐसे tan थीटा आप ये भी जानते हो ना, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। इन दोनों को डिवाइड किया तो 1 आएगा, नहीं तो आप p/b भी कर लो, a/a तो वैल्यू 1। अदर रेशियो इससे अकॉर्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं। तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री के लिए समझ में आया, ठीक है। थीटा 45 डिग्री में हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, तो जैसा हम लोग 45 डिग्री पर निकालना चाहते थे ना, तो हमने एक एंगल थीटा 45 डिग्री मान लिया। जब एक एंगल थीटा 45 डिग्री मान लिया, एक तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, दूसरा 45 डिग्री मिला। अगर ये 45 डिग्री मिले तो हमें समझ में आया कि अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है ना ये, किसी ट्रायंगल के अगर दो साइड्स, दो एंगल्स या दो साइड्स भी, तो हमें दो एंगल इक्वल मिल गए तो हमने समझा कि आइसोसेलेस है, तो हमने इनके अपोजिट वाले साइड्स को भी हमने इक्वल रख लिया, ये वैल्यूज रख लिया और अकॉर्डिंगली ऐसे प्रोसीड किया। तो 45 डिग्री जो है वो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया गया था। समझ में आई बात? ओके, नेक्स्ट अब हम लोग 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो 30 डिग्री 60 डिग्री, पहले 30 डिग्री के लिए करें या 60 डिग्री के लिए करें?
ठीक है, मैं थीटा 30 डिग्री के लिए शुरू करता हूँ, सही निकाल लेता हूँ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट एंगल टारगेट है वो है 30 डिग्री। ठीक है, हालांकि जब देखें शुरू करेंगे तो हमें पता लगेगा कि 30 डिग्री के साथ साथ 60 डिग्री भी हमारा इस हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें अब ये प्रोसीड करने के लिए जैसे हमने वहाँ 90 डिग्री से सॉल्व किया था, ये जो है 30 डिग्री के लिए हम क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल मानते हैं या फिर एक एंगल ले लिया कुछ ऐसे ही, जिसमें एक एंगल तो हमने 30 डिग्री माना। ठीक है, कोई सा भी एक एंगल, जैसे इसको मैं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री मानता हूँ। ठीक है, और हमें क्या है ना कि अब ये हमारा टारगेट है कि 30 डिग्री के लिए एंगल कैसे निकालें। तो हम कुछ वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमें जानकारी हो, जिसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन हो। तो हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं ना, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि ट्रायंगल लिया, ड्रॉ किया, जिसमें तीनों साइड्स के लेंथ 2a माना है। ठीक है, ए भी मान सकते थे लेकिन हमने 2a माना है, क्योंकि अभी आपको आगे पता लगेगा, मैं फ्रैक्शन में नहीं जाना चाहता था इसलिए। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको ये बात भी पता है कि अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डालूंगा, अगर एक वर्टेक्स से मैंने दूसरे साइड में परपेंडिकुलर डाला तो वो ये परपेंडिकुलर जो है वो साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है ना, ये प्रॉपर्टी पता है आप लोगों को। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये भी ए, मतलब ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये ए होगा और ये लेंथ ए होगा। ओके, अगर ये 30 डिग्री है और ये हमें परपेंडिकुलर डाला तो 90 डिग्री है, क्योंकि देखो हम लोग 90 डिग्री पे तो जाना चाहेंगे ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ही हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जानते हैं। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर डालें ताकि राइट एंगल ट्रायंगल बने। अब इस हिसाब से मैं डबल मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेकर सॉल्व किया और राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, तो कुछ एडवांटेज हमें हो गए। नेक्स्ट हम लोग ये 30 डिग्री है तो क्या ये वाला एंगल कितना होगा आप बता पाओगे? 60। क्यों? एक मिनट, हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया। जब हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल माना तो ये एंगल 30 नहीं हो सकता था ना, ये तो एंगल ऑलरेडी 60 है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए तो एंड इच एवरी एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एंगल तो 60 डिग्री है। ठीक है, हम 30 डिग्री के लिए कर रहे हैं। तो अब ये बताओ कि ये एंगल कितना होगा? 30 होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये टोटल एंगल कितना होगा 60। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप परपेंडिकुलर डालोगे ना तो वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है और साइड बाइसेक्टर भी होता है, क्योंकि अल्टीट्यूड बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर और मीडियम इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कोइंसाइड करते हैं ना। एक ही लाइन जो होगा वो मीडियन भी होता है, अल्टीट्यूड भी होता है और एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो ये अल्टीट्यूड भी हुआ, इसने साइड को बाइसेक्ट किया, मतलब मीडियन भी हो गया, और ये एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा ना, तो ओवरऑल एंगल 60 डिग्री। तो ये जो है उसको अगर इसने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये एंगल 30 डिग्री और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री। ठीक है, तो हम 30 को टारगेट कर रहे थे ना, तो चलो एक एंगल 30 डिग्री आ गया, तब हम यहाँ से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को लेकर चलते हैं, मैं इसको नाम दे देता हूँ ABC। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, हमने मीडियन या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इसको नाम M दे दिया। ठीक है, तो मैं ABM ट्रायंगल में देखूंगा तो मुझे राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड मतलब हाइपोटेन्यूज पता है, तो इसको मैं H नाम दे सकता हूँ ना। यहाँ से जो 90 डिग्री के अपोजिट में साइड होता है वही तो हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो हमें H के लिए वैल्यू पता है। एक साइड ये भी पता है ना, तो जिसको हम थीटा बोलते हैं, मतलब जिस एंगल के लिए हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं उसके अपोजिट वाला जो साइड होता है वो P होता है, परपेंडिकुलर। बोलो, जो थीटा होता है जिस एंगल के लिए हम लोग करना चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना चाहते हैं, उसके अपोजिट वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और इसके साथ में जो साइड होगा वो बेस होगा। मतलब कि ये जो लेंथ होगा
ए एम, ये बेस होगा बी, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। बी निकाल सकते हैं क्या? कैसे? फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, अगेन पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीएम, एबीएम ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तो राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है ना। तो एबीएम जो है वो एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो आपका पाइथागोरस थ्योरम तो यही है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपका हाइपोटेनस के लिए वैल्यू कितना है? 2, तो इसका स्क्वायर किया तो और ए स्क्वायर। पी के लिए वैल्यू हमें पता है, तो ए का स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर जो है हमें कैलकुलेट करना है, तो यार इसको मैं बी ही रहने देता हूँ, ये बी स्क्वायर ही रह जाएगा। मैं इसको दूसरी तरफ ले आऊंगा, तो हमें मिलेगा 3a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हमें यहाँ से b का वैल्यू कितना मिलेगा? √3a या प्लस माइनस √3a। बताओ b के लिए वैल्यू √3a मिलेगा, ये तो √3a तो मिलेगा ही, माइनस का √3a भी तो मिलेगा ना। नहीं, माइनस का √3a नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वाई? हमें b का वैल्यू कैसे, देखो आपको कभी कहा जाता है ना a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, तो a प्लस माइनस b, ये आपने सीखा होगा ना। तो जैसे हमें b स्क्वायर का वैल्यू √3a स्क्वायर मिला, तो b का वैल्यू प्लस माइनस √3a मिलना चाहिए ना, लेकिन हमें सिर्फ √3a लिखा है यहाँ पर। क्यों? देखो क्योंकि b क्या है? एक ट्रायंगल का साइड है ना, साइड का लेंथ है ना, तो लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम लोग यहाँ पे माइनस वाला नहीं लेके चलते। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखना होता है। तो हमारे लिए हम जो कैलकुलेशन करना चाहते थे वो हो गया, हमें b का वैल्यू √3a मिल गया। अब इस ट्रायंगल में हम फिर से, जैसे पिछले ट्रायंगल में हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे थे, फिर से लिख सकते हैं ना यहाँ पे। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये थीटा, थीटा के जो अपोजिट है वो परपेंडिकुलर है, इसके लिए वैल्यू है a, और हाइपोटेनस के लिए वैल्यू 2a। तो यहाँ भी हमें दिखाई दिया कि 30 डिग्री भी हम साइन के लिए कुछ भी मान लो उसके इंडिपेंडेंट आ रहा है, मतलब साइन 30 डिग्री, थीटा के लिए मैं 30 डिग्री ही लिख लेता हूँ ताकि हमें पता चलता रहे ना। तो साइन 30 के लिए वैल्यू 1/2। अब आपको लगा कि कल का जो टेबल हमने देखा था 1/2, ये वैल्यू फिर से उसी के बराबर आ गया। इसके आगे हम लोग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे cos थीटा, tan थीटा, थीटा के बदले में 30 डिग्री लिखते हैं, ये सारे वैल्यूज भी हम लोग 1/1 निकाल सकते हैं ना। तो cos 30 मतलब इसके अपोजिट में, तो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस ये वाले साइड का लेंथ कितना है? 3a, और हाइपोटेनस के लिए वैल्यू 2a। a से a फिर कैंसिल होगा, ये वैल्यू है √3/2। tan थीटा हम इन दोनों रेशियोज को डिवाइड भी कर सकते हैं, नहीं तो p/b भी देख सकते हैं ना। p के लिए वैल्यू है a एंड b के लिए वैल्यू √3a। a से a अगेन कैंसिल, ये हो गया 1/√3। और इसी तरीके से अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिलेशन हम जानते हैं ना। cosec थीटा क्या होगा? अब cosec 30 क्या होगा? sin 30 का रेसिप्रोकल, मतलब 2। sec 30 क्या होगा? cos 30 का रेसिप्रोकल, मतलब 2/√3। tan 30 क्या होगा? cot 30 जो होगा वो tan 30 का रेसिप्रोकल √3। ठीक है, तो 30 डिग्री के लिए तो हो गया। आगे हमें ये भी दिख रहा ना कि अच्छा 60 डिग्री के लिए हम यहीं से निकाल सकते हैं ना। फिर से हम उसके लिए मैंने जो मेहनत 30 डिग्री के लिए किया है वही मेहनत मुझे 60 डिग्री के लिए भी काम आ गया। यहाँ से मैं अगर मान लो मैं इसको थीटा, अब क्योंकि मैंने 30 डिग्री के लिए कैलकुलेट कर लिया है, तो मैं अब क्या करता हूँ कि उसको थीटा ना मान करके मैं 60 डिग्री को थीटा मान लेता हूँ। ठीक है,
तो जैसे मैं 60 डिग्री को थीटा मानूंगा तो परपेंडिकुलर बेस बदल जाएंगे। इस एंगल के अपोजिट में जो साइड होगा वो मेरे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मैं यहाँ से बदल लेता हूँ, ये जो होगा P हो जाएगा। और 60 डिग्री के साथ में जो नज़दीक में जो साइड है वो मेरे लिए बेस हो जाएगा। तो मैं इसे बदल के बेस B कर देता हूँ। हाइपोटेनस तो वही रहता है, हाइपोटेनस तो वही रहता है ना। अब यहाँ पे साइन 60, तो साइन 60 अगेन P बाई B। तो P के लिए वैल्यू √3a एंड सॉरी ये B नहीं H होगा ना, साइन तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है अपॉन 2a। तो a से कैंसिल √3/2। ऐसा ही cos 60 tan 60 एंड अदर एंगल्स हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग 45 डिग्री के लिए देख लिया। 30 डिग्री के लिए जो मेहनत किया वहीं से हमारे ये मेहनत हमारे, हालांकि इसके लिए थोड़ा मेहनत भी ज़्यादा किया, लेकिन वो मेहनत तो हमारे लिए दो रिजल्ट्स के काम आ गया। ठीक है, 60 डिग्री के लिए भी और 30 डिग्री के लिए भी। नेक्स्ट आ गया 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए थोड़ा सा लिमिटिंग केस का हम लोग हेल्प लेते हैं, वो भी देखते हैं। cos तो यहाँ 60 तक की बात क्लियर है। भी cos 60 की भी वैल्यू बताओ ना। cos 60 के लिए अगर वैल्यू हम लोग, चलो ये टेबल पूरा कर लेते हैं। cos 60 के लिए वैल्यू होगा B/H, B के लिए वैल्यू है A एंड H के लिए वैल्यू है 2A। A से A कैंसिल, फाइनली हमें वैल्यू मिल जाएगा 1/2। tan 60 हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा √3। नहीं तो आप अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग P/B, तो इस टाइम में हमारे इस एंगल के लिए P का वैल्यू है √3a एंड B के लिए वैल्यू है A। A से A कैंसिल √3, यहाँ से भी हमें दिख रहा था 2 कैंसिल होगा तो √3 बचेगा, और यहाँ से भी ऐसे ही सॉल्व किया 3 आ गया। अदर रेशियोज की बात करें, जैसे cos 60 क्या होगा, sin 60 का रेसिप्रोकल मतलब 2/√3। sec 60 जो होगा वो cos 60 का रेसिप्रोकल मतलब 2, और tan cot 60 जो होगा वो tan 60 का रेसिप्रोकल 1/√3। ऐसे करके हम लोग अदर फॉर्मूले यूज करके, लेकिन हम लोग जब मैंने 3 निकाल लिए तो आगे के 3 तो हम निकाल सकते हैं ना, सिंपल फॉर्मूले हैं उसको लगा करके। ओके, एक बार देख लो इनको, अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, कोई डाउट? ओके, अब नेक्स्ट एंगल 90 डिग्री एंड 0 डिग्री के लिए। अच्छा, अगर आप सोचोगे कि 0 डिग्री एंगल कैसे बनेगा, ठीक है, मैं अब आगे 0 डिग्री के लिए सोचना चाह रहा हूँ। अगर ये हमारा जो है वो हमने कल पढ़ा था ना, इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म। ठीक है, तो ये जो है मान लिया हमने हमारा इनिशियल आर्म है ये। अगर हम 0 डिग्री बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इनिशियल आर्म और मेरा टर्मिनल आर्म दोनों एक ही जगह रह जाएंगे। मतलब ये जो दिख रहा है वो 0 डिग्री दिख रहा है। अगर बात करें तो ये इनिशियल आर्म है और यही टर्मिनल आर्म भी है, तभी तो 0 डिग्री बनेगा। तो इस तरीके का अगर 0 डिग्री बना तो इसमें मुझे दिखाई दे रहा ना कि परपेंडिकुलर तो मेरे पास है ही नहीं। अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाहूँ तो मैं एक ऐसा सा ट्रायंगल बनाऊंगा, बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा इसलिए बना रहा ताकि आपको दिख जाए। ये जो है मतलब नेग्लेजिबल है, बहुत छोटा है। ठीक है, ऑलमोस्ट 0 है, ऑलमोस्ट 0 या फिर 0+ का मतलब हो गया कि 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 0.0001 ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल सब तो दिखना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा बनाया। तो अब हमारे लिए परपेंडिकुलर ये थीटा माना मैंने 0 डिग्री के लिए। ठीक है, इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो इस थीटा के अपोजिट में जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये जो है वो हमारे लिए परपेंडिकुलर है।
और इस थीटा के साथ में जो है वो बेस है जो कुछ भी है, और ये हाइपोटेनस होगा। ठीक है, तो अगर मैं साइन 0 लिखना चाहूंगा तो साइन 0 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये जो हाइपोटेनस है वो तो ऑलमोस्ट एकदम बिल्कुल कुछ इस तरीके से है ना, ऐसा स्ट्रेट लाइन, जहां इनिशियल आर्म वही फाइनल आर्म। तो P तो मेरे लिए 0 है क्योंकि मैं बोल ही रहा हूँ ना, वो तो मैंने फिगर बनाया आपको दिखने के लिए। तो P तो मुझे यहाँ पे 0 है, तो ये मैंने वैल्यू 0 रखी है। अब B की वैल्यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, जो B की लेंथ है वही H की भी लेंथ है, दोनों एक ही बराबर है ना। तो मैं H के लिए वैल्यू अगर मैं B ही रख लेता हूँ, क्योंकि अब मैं क्यों अलग अलग डाटा ढूंढने जाऊँगा, पहले यहीं पे करके देखते हैं, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं B कैलकुलेट करने की सोचूंगा, तो मैं H के बदले में B रख लेता हूँ। तो खैर B रखूँ या H रखूँ, कोई भी वैल्यू रखूँ, अगर आपका ऊपर वाला वैल्यू 0 हो गया तो ये फ्रैक्शन तो 0 होगा। मतलब साइन 0 के लिए वैल्यू 0 हमने जो पढ़े थे वो आ गया ना। हालांकि ये लिमिटिंग केस है जब हम लोग सर्कुलर सिस्टम पढ़ना शुरू करेंगे, सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक आइडिया और मिल रहा है ना कि साइन 0 के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि क्या वैल्यू एग्जैक्ट 0 होता है या 0 के बराबर ऑलमोस्ट 0 होता है, तो आप कहोगे, जैसे अभी हम बातें कर रहे हैं उस हिसाब से आप बोलोगे कि ऑलमोस्ट 0 होता है, एग्जैक्ट 0 नहीं होता होगा। एग्जैक्ट 0 कैसे होगा जब ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ से ये पता लग रहा है ना कि हमें कुछ और जानने की जरूरत है। यहाँ तक जो अभी तक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्रायंगल जो हम लोग पढ़ते आए हैं अभी तक, अभी हमें इससे कुछ ज़्यादा सीखने की जरूरत है। तो वो थोड़ा समय में आएगा, जब इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि ये जो है वैल्यू है वो एग्जैक्ट 0 आता है। ठीक है, एग्जैक्ट 0 के लिए हमें थ्योरी बदलना होगा या थ्योरी में कुछ अपग्रेड करना होगा, तो वो बाद में सीखेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ से तो इतना आइडिया तो ले सकते हैं कि हाँ साइन 0 का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, इसी तरीके से cos 0 के लिए वैल्यू, तो cos 0 की बात करें, cos 0 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से आप समझ सकते हो ना, जो बेस है वही हाइपोटेनस है, मतलब बेस और हाइपोटेनस दोनों इक्वल है ना, जो बेस है वही हाइपोटेनस है। तो बेस और हाइपोटेनस इक्वल है, अगर बेस के लिए मैंने b माना है तो हाइपोटेनस भी b ही है, ये कैंसिल आउट होकर बना है। तो cos थीटा के लिए कल cos 0 का वैल्यू हमने कल देखा था कि टेबल में 1 होता है। ठीक है, और इसके बाद tan 0 की बात करें तो tan 0 क्या होगा, sin 0 अपॉन cos 0, मतलब 0 अपॉन 1। ठीक है, sin 0 अपॉन cos 0, चलो लिख देते हैं, sin 0 अपॉन cos 0 मतलब 0/1, तो ये वैल्यू भी 0। अब जब हमें ये वैल्यू मिल गए तो हम लोग अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज और यहाँ पर डिस्कस कर ही लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं cosec 0 के लिए वैल्यू, cosec 0 के लिए वैल्यू कितना होगा, तो चूंकि cosec 0 जो होता है वो 1/sin 0 होता है, 1/sin 0, sin 0 के लिए वैल्यू 0। तो ये जो वैल्यू है इसको हम लोग नॉट डिफाइंड बोलते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया, डिनोमिनेटर में 0 मैथमेटिक्स में लास्ट नहीं है। ठीक है, तो ये नॉट डिफाइंड बोला जाता है। इसी तरीके से आपके लिए एक और होगा cot 0। cot 0 की बात करें तो cot 0 क्या होगा, 1/tan 0। तो tan 0 के लिए वैल्यू फिर से अगेन 0 होता है, तो इसको भी हम नॉट डिफाइंड बोलेंगे। नेक्स्ट अगर एक रेशियो लगे ना sec 0, तो sec 0 तो 1/cos 0 होगा, cos 0 के लिए वैल्यू होता है 1, तो ये हो गया 1। ठीक है, तो 0 डिग्री के लिए हमने बात कर ली। नेक्स्ट अगर 90 डिग्री के लिए बात करें, कितना इक्वल्स टू 90 डिग्री, लास्ट यही रह गया, क्योंकि जितने भी स्टैंडर्ड एंगल्स हमने देखे थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री हमने कर लिया, 0 डिग्री भी हो गया, लास्ट रह गया है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए अगर फिगर बनाओगे तो कुछ कैसा बनना चाहिए फिगर, पहले फिगर सोचो। अगर ये हमारा हुआ इनिशियल आर्म, तो ये होगा फाइनल आर्म, तभी तो ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो 90 डिग्री के लिए अगर सोचे तो कैसे सोचेंगे बताओ, मतलब कोई एंगल 90 डिग्री कैसे बनेगा,
इनिशियल आर्म से मैं जैसे जैसे ऐसे ऐसे ऊपर जाऊंगा तो मैं यहाँ पहुंचूंगा ना। तो अगर इस तरीके से यहाँ पहुंचूंगा तो अगर मैं इसकी शैडो की बात करूँ तो क्या, जब ये साइड तो आपका यही है ना, तो अगर आप यहाँ पर आओगे तो इसकी शैडो इतनी बनेगी, इतनी। फिर जब आगे बढ़ाओगे तो इसकी शैडो इतनी बनेगी। मतलब जैसे जैसे ये यहाँ जाएगा इसकी शैडो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। मतलब ये कुछ ऐसे ऐसे घटते चला जाएगा ना। मतलब इसके लिए बेस तो मुझे दिखाई नहीं देगा। फिर से अगेन ये इसी टाइप का लिमिटिंग केस होगा। मतलब कि अगर ये 0 डिग्री बना तो ये कितना 90 डिग्री नहीं बनेगा। जब ये लिमिटिंग केस ऐसे धीरे 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 नीचे जाएगा तो एक एंगल 0 बना तो ये ऑलमोस्ट ऐसे ही 90 बनेगा ना यहाँ पे। एक इधर से 90 बना, एक इधर से 90 बनेगा। तो फिर से वही लिमिटिंग केस आ जाएंगे। मतलब कि कुछ इसमें इसका फिगर बात करें तो ये होगा आपका फाइनल आर्म और ये होगा यहाँ पे इस टाइप से। और इसके लिए हाइपोटेनस जो होगा ये होगा और परपेंडिकुलर भी यही होगा। ठीक है, मैं आपको फिगर दिखाने के लिए अगर बस एक बार थोड़ा सा बनाऊं तो ऐसा सा बनेगा, जो कि थीटा ही यही है। क्योंकि एक ट्रायंगल में मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे समझने की कोशिश करो। मैं क्या कर रहा हूँ कि एक ट्रायंगल में एक एंगल तो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं तो एक एंगल तो ऑलरेडी 90 है ही और दूसरा एंगल भी मुझे 90 ही बनाना है। मतलब ये एंगल अगर मान लो आप 90 ही है, ये एंगल 90 है तो मुझे ये एंगल भी 90 ही बनाना है। ये एंगल 90 कैसे बनेगा, मैं इसको धीरे 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 यहाँ ले जाऊंगा तभी तो 90 पे जाएगा ये। ठीक है, तो ये कुछ आपका ऐसे स्ट्रेट बन गया, ऐसा सही। तो यहाँ पे हाइपोटेनस, ये जो हाइपोटेनस है वो आपका परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा। ये जो बेस है ये फिर से अगेन इसके तरह ऑलमोस्ट 0 बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर यहाँ पे आप रेशियो निकाले जैसे साइन 90, कॉस 90, tan 90, साइन 90 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर के लिए वैल्यू तो मेरे पास p है और हाइपोटेनस की वैल्यू भी मैं p के बराबर लिख दिया, ये हो गया 1। cos 90 b अपॉन, यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, h के लिए वैल्यू मैं p ही रख लेता हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वैल्यू 1। tan 90 sin 90 अपॉन cos 90, तो ये वैल्यू 1 अपॉन 1 इज 1। ठीक है, इसके आगे क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दी, cos 90 तो 0 आ गया ना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0, तब ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग ऐसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कल हमने टेबल देखा था, आज ये एंगल्स आए कैसे।